हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान रेलवे में सीटीआई प्रहरी संगठन के सचिव व साहित्यकार दीपक शर्मा जी हैं। दीपक शर्मा जी से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे, साथ ही इनकी साहित्यिक गतिविधियों के बारे में भी हम इनसे बखूबी जानेंगे। ये एक सामाजिक सेवाओं से जुड़े व्यक्ति हैं और शहर के असहाय लोगों को इनका संगठन हर संभव मदद करता है, चाहे वो बालिका शिक्षा हो या कोई वृद्धाश्रम में रहने वाले जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी ये आगे आते हैं सेवा के लिए। आइए बात करते हैं हम दीपक शर्मा जी से। दीपक शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और अभी आभार आपका। दीपक जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई और किन किन सेवा कार्यों से आप जुड़े रहे, और आप साहित्यिक क्षेत्र में भी आपकी गहरी अभिरुचि है, हमारे दर्शकों को बताएं। मैं दीपक शर्मा मूलतः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी की रेल सेवा के कारण मुझे यहाँ कोटा में आना पड़ा। मेरी प्रारंभिक शिक्षा कोटा में ही रही और कोटा में मैंने कॉलेज तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद मैं 1 वर्ष के लिए अजमेर में गया और अजमेर से लौटने के बाद फिर मुझे यहाँ रेल सेवा में नियुक्ति मिली। रेल सेवा में मुझे भावनगर, रतलाम और अन्य कई स्टेशनों पर नियुक्ति के बाद वर्ष 2008 में मुझे कोटा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब से मैं निरंतर कोटा में हूँ और कोटा वासियों के प्रेम और उससे अभिभूत होकर मैं आज आपके पास बैठा। दीपक जी, आप कई सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे। क्या आप प्रहरी संगठन जो है, इस नाम की संस्था है आपकी जो रजिस्टर्ड है, क्या सेवा रहती है इस संगठन के द्वारा आपके सदस्यों की या आपके कार्यकारिणी की? जी, जब मैं एमए हिंदी साहित्य में वर्ष 1990 में अध्ययनरत था राजकीय महाविद्यालय कोटा में, तो हिंदी विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनोरमा सक्सेना मनु, जो हमारी लेक्चरर और हमारी क्लास टीचर भी थी, उन्होंने ही मेरे इस शायद शौक़ को या मेरी इस इच्छा को देखते हुए हमारे साथियों से ये अनुरोध किया कि आप लोग कोटा में साहित्यिक सेवा के लिए एक छोटा सा ग्रुप तैयार करें। और आप सब लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वर्ष 1990 में कोटा शहर में बना हुआ ये प्रहरी नाम से संगठन, जो साहित्यिक और सामाजिक स्वयंसेवी संगठन के रूप में राजस्थान गैर सरकारी संगठन के रूप में रजिस्टर्ड है और 107/9091 इसका रजिस्ट्रेशन संख्या है। तब से ये निर्बाध रूप से संस्था इस कोटा क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में अनवरत कार्य कर रही है। जहाँ तक आपने मुझे बताया कि साहित्यिक और सामाजिक 2 इसके क्षेत्र थे। जो लोग साहित्यिक अभिरुचि में यकीन रखते थे वो लोग साहित्य सेवा से जुड़े, और जो समाज सेवी पक्ष से जुड़े उन लोगों को समाज सेवा दिलों में एक भावना थी और इसलिए हम लोगों ने दोनों पक्षों का इसमें समावेश किया, साहित्यिक और सामाजिक। और साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत हम लोग जो है आज भी कार्य कर रहे हैं। दीपक जी, आपकी जो संस्था है, ये संस्था असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा या गोद लेने की आपकी वह अभिरुचि है। इसके अलावा भी आप वृद्धाश्रम में भी इस तरह के अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो क्या है, किस तरह आपका संगठन इस कार्य को देखता है सर? प्रहरी संगठन की सदस्यता आज आप लोगों के प्यार से लगभग 2000 को क्रॉस कर चुकी है और ऐसे लोग
जो कि किसी तरह की लाइमलाइट में नहीं आना चाहते थे और अपनी साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों में जुड़े रहना चाहते थे, उन लोगों को बढ़ते हुए देखकर इस सामाजिक संस्था को आज हम लोगों ने 5 खंडों में बांटा हुआ है। प्रहरी संगठन बेमिसाल, प्रहरी संगठन आध्यात्मिक, प्रहरी महिला मंडल और दिव्य भारती प्रहरी, इस तरह से, और प्रहरी फैमिली क्लब। प्रहरी फैमिली क्लब में सभी परिवार के साथ सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। प्रहरी आध्यात्मिक में जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए कार्य करने में जिनकी रुचि है, वो प्रहरी आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं। और जो समाज सेवी पक्ष है उसको दिव्य भारती प्रहरी के नाम से आज हम लोग पुकारते हैं। दिव्य भारती प्रहरी में समाज में के ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी लाइमलाइट में आए हुए अपनी समाज सेवा चला रहे हैं, कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज इसमें 80+ के सदस्य भी, हमारे पास 4 और 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आयु के जीवन के 80 बसंत पूरे कर चुके हैं, लेकिन उनकी सामाजिक जिजीविषा और सामाजिक भूख देखते हुए वो समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। प्रहरी की गतिविधियों में जैसा आपने बताया कि हम लोगों ने एक वृद्धाश्रम सेवा धाम के नाम से कोटा शहर में संचालित है। विगत 14 वर्षों से वो इस संस्था में हमारी उन वृद्धजनों की, ऐसे वृद्धजन जिनको कि आज के इस युग में उनकी संतानों ने परित्याग कर दिया है, ऐसे समाज सेवी, ऐसे लोग, उनको हमारी संस्था अपनी सेवाएं दे रही है। समाज के विभिन्न ऐसे व्यक्ति जो अपने समय में काफ़ी संपन्न और काफ़ी समृद्धिशाली थे, लेकिन आज वो अपने 2 जून की रोटी के लिए जो उनके सामने परेशानी आई है, उनको हमारी सामाजिक संस्था, एक तो सर्व पितृ श्राद्ध जो लगभग अक्टूबर में आता है, और एक 27 फरवरी जब हमारा स्थापना दिवस रहता है। वर्ष में 2 बार हम लोग उनके राशन की व्यवस्था करते हैं और उनको भरपूर हमारे सदस्य सब मिलकर राशन का उनका भंडारण कर देते हैं। इसके अलावा प्रति मास 1 या 2 बार हम लोग उस वृद्धाश्रम में जाते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, उनकी भोजन सेवा करते हैं। इसके अलावा उनकी जो ज़रूरतें रहती हैं, वस्त्र की, उनके बर्तन की, उनके चप्पलों की, दवाइयों की, और इसके अलावा जो भी उनकी आवश्यकता होती है वो हम पूरी करने का प्रयास करते हैं। साथ ही उन लोगों से हम लोगों का ऐसा दिल और मन ऐसा जुड़ गया है कि वो लोग हमारे आने की प्रतीक्षा करते हैं और हमारा इंतज़ार करते हैं, और अपने संतानों की तरह जो हमें आशीर्वाद देते हैं वो ही हमारा रिटर्न है। इसी प्रकार जैसा आपने बताया कि बालिका शिक्षा का जो हमारी भारत सरकार का मिशन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस मिशन को हमने अपने आप में ग्रहण किया है, और हम कोटा शहर की इस समय 22 बच्चियों को विभिन्न 2 स्कूलों में, ऐसी बच्चियां जिनके माता पिता गरीब हैं और वो बच्चियों को पढ़ाने में असक्षम हैं, तो उन बच्चियों को हम शाला की प्रधानाचार्य के माध्यम से उनकी सूची प्राप्त करते हैं, और 1 वर्ष तक उनकी बच्चियों की जितनी भी स्कूली शिक्षा के लिए आवश्यक सहायता है वो हम उनको प्रदान करते हैं। उनकी ड्रेस, उनकी स्कूल की फ़ीस, कॉपी किताबें, बैग, पानी की बोतल, टिफ़िन, और इसके अलावा उनकी परीक्षा सामग्री हम उनको उपलब्ध कराते हैं। शीतकाल में हम दोबारा जाकर उन बच्चियों को शीतकालीन गणवेश प्रदान करते हैं, और इसके अलावा जब उनका रिज़ल्ट आता है तो हम उस पर भी पूरा ध्यान रखते हैं, और जो बच्चियां हमारे गोद लेने के बाद उत्कृष्ट परिणाम देती हैं उनको हम पुरस्कृत करते हैं, और दूसरी बच्चियों को भी ऐसे अधिक मेहनत करके अच्छे अंक लाने के लिए उनको हम प्रेरित करते हैं। दीपक जी, वास्तव में आपका जो ये संगठन है बहुत बेहतरीन वाला काम कर रहा है समाज के गरीब तबकों के लोगों के लिए और वृद्ध लोगों के लिए। दीपक जी, आप अब बात करते हैं साहित्यिक क्षेत्र से। जी, आपने जो साहित्य सृजन किया ये कब से शुरू किया और किसकी प्रेरणा से आप इसमें आगे आए? एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी
कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी, जी लेकिन ये स्वतः प्रेरित कुछ ईश्वरीय अनुभूति के माध्यम से मुझे ऐसा लिखने को मिला। मैंने कभी कभी किसी विशेष अवसर पर अपने पिता को कुछ गुनगुनाते हुए उनकी पंक्तियों को देखा। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ा करता था तो बाल सभा में सुनाने के लिए मुझे अपने पिता से एक स्वरचित कविता वो उनसे मैंने मिली मुझे, और उसके बाद फिर पिताजी ने कहा कि तुम भी इस दिशा में सोचो और कुछ लिख सकते हो, तुम समर्थ हो। ऐसी उनकी प्रेरणा और ऐसा उनका आशीर्वाद मिला कि आज मैं उनके लिए कुछ रुचि के अनुसार अपनी वो लिख लेता हूँ। मैं, अगर आप अनुमति दें तो बिल्कुल अपनी रचनाएं सुनाएं आप। सबसे पहले मैं हमारी इस दिव्य भारती प्रहरी जिससे आज आपसे मुखातिब हुआ हूँ उसकी प्रार्थना को मैं गुनगुनाता हूँ, और मुझे आशा है कि इसमें हमारा जो संदेश छिपा हुआ है। सब धर्मों का सार है मानव धर्म महान, ईश्वर अल्लाह गॉड वाहे गुरु सभी उसी के नाम। हर दीन दुखी को गले लगाएं भारत के इंसान, सब धर्मों के पुजारी भारतवासी हैं महान। सब धर्मों के पुजारी भारतवासी हैं महान। ये एक प्रार्थना है, इसमें सभी धर्मों के हमारे उनसे प्रार्थना है कि हमें इस बात से सक्षम करें और हमें समाज सेवा करने के लिए प्रेरित करें। 100 बरस तक हम जिए, 100 बरस सुख पाए, 100 बरस कर्मठ रहें, 100 बरस सुन पाए। 100 बसंत मनाएं वैदिक आर्य वीर संतान, सब धर्मों के पुजारी भारतवासी हैं महान। दीपक जी, अब तक आपने कितना काव्य संकलन कर चुके हैं? जी, मैं आपकी शुभकामनाओं से 100 से अधिक मेरी कविताएं हैं और 10 से अधिक मेरी स्वयं की लिखी हुई स्वलिखित कहानियां हैं जो विभिन्न अवसरों पर शायद स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में जिनका प्रकाशन भी हुआ है। और हमारा जैसा संस्था है तो मैं भी इसीलिए अपना जब अवसर मिलता है तो मैं उसको गुनगुना लेता हूँ आप सभी के बीच में। अगर आप अनुमति दें तो मैं, बिल्कुल सुनाइए। हमारा एक मिशन राष्ट्रभाषा का विकास और प्रसार करना भी है हमारे इस साहित्यिक गतिविधियों में। तो 14 सितंबर जो हिंदी दिवस रहता है उस पर मेरी लिखी हुई रचना है, हिंदी हिंद की जुबान, हिंदी हिंद की जुबान, हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी राष्ट्र का प्राण, हिंदी हिंद की जुबान, हिंदी हिंद की जुबान। चलो करें हम आज ये वादा, जीवन भर ना तोड़ें। चलो करें हम आज ये वादा, जीवन भर ना तोड़ें। आजीवन अपनी भाषा का दामन हम ना छोड़ें, और सारी दुनिया में कर लें हम हिंदी का गुणगान, हिंदी हिंद की जुबान, हिंदी हिंद की जुबान। जो कर न सका हिंदी की रक्षा, क्या कर पाएगा जीवन अच्छा। और कह गए हरिश्चंद्र भारत शशि, कह गए हरिश्चंद्र भारत शशि, हिंदी हिंद का प्राण, हिंदी हिंद की जुबान, हिंदी हिंद की जुबान। बहुत बढ़िया रचना आपने सुनाई दीपक जी। दीपक जी, आपने किन किन विधाओं में लिखा? जी, मेरी सबसे पहली जो पसंद है वो है अपनी देश, अपनी राष्ट्रभाषा और अपनी मातृभाषा, और उसके अलावा सामाजिक गतिविधियों पर भी मेरी नज़र रहती है। और जो मेरी कहानी संग्रह है जिनको मैंने आपको अभी बताया कि तो उसमें सामाजिक बुराइयां, दहेज है और नारी शिक्षा है, और इसके अलावा जो विधवा विवाह है,
ऐसे विविध विषयों पर मेरी कलम चलाने की कोशिश की है, और निश्चित रूप से जब वो आपके सामने आएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक समाज को संदेश देती हुई कहानियाँ हैं, और कविताओं का भी मेरा जो क्षेत्र है वो निश्चित रूप से एक तो सामाजिक परिवेश को और राष्ट्रभक्ति को प्रेरित करती हुई। दीपक जी, रेलवे में आप CTI पद पे हैं। रेलवे एक ऐसा विभाग है जिसमें व्यस्तता बहुत अधिक होती है, फिर भी आप सामाजिक सेवाओं से जुड़े रहे, साथ ही साहित्यिक गतिविधियों से भी आपका काफ़ी अभी रुचि है, तो ये कैसे कर पाते हैं सब आप? जी, यही सवाल हमारे अधिकारियों ने भी, जब मुझे विभिन्न अवसरों पर उन्होंने पुरस्कृत करने का कार्य किया, तो ये पूछा कि आप इतने व्यस्त में से, तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं ये जानता हूँ कि मेरी जागरूकता, मैं जब ड्यूटी पर रहता हूँ, जब सब लोग सो जाते हैं और उस समय मैं अकेला जगता हूँ, तो अपने काम को अंजाम देने के लिए मुझे जागना है। और ऐसे शांत समय में जो विचार मेरे पास आते हैं, मैं उनको रफ़ कागज़ में उतार लेता हूँ, और उनको जो है मेरी भाव अभिव्यक्ति को एक कविता का माध्यम, कविता का रूप प्रदान कर देता हूँ। और रही बचे जो आपने मुझे कहा सामाजिक सेवा के लिए, इसमें मेरी पत्नी और इसमें मेरे बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है, जो मुझे हर समय जब भी सामाजिक गतिविधियां होती हैं मेरे कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हैं, और साथ ही मुझे किसी बात की समय के अभाव की आवश्यकता नहीं होने देते। वो जब भी कोई समय आता है वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। और मेरी पत्नी श्रीमती रजनी शर्मा, वो जो आगरा से हैं, और उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि है, वो भी MA हिंदी साहित्य में है, और वो भी मेरे साथ समाज सेवा और साहित्य सेवा में जुड़ी हुई हैं। बहुत बढ़िया। दीपक जी, एक काव्य रचना और सुनाए हमारे दर्शकों का। प्रहरी परिवार, प्रहरी परिवार हमको जान से भी प्यारा है। प्रहरी परिवार, प्रहरी परिवार हमको जान से भी प्यारा है, ये घर एक हमारा है। प्रहरी परिवार, प्रहरी परिवार एक संसार हमारा है। प्रहरी परिवार। दीपक जी, आपकी कोई बड़ी उपलब्धि रही हो, दर्शकों को साझा करें, कोई पुरस्कार वगैरह आपको रेलवे से या साहित्यिक क्षेत्र से मिले हैं, बताएं। जी, मेरे पास जो इतने वर्षों से साहित्य सेवा और समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं एक बात ज़रूर साझा करना चाहूँगा कि इस संसार में अपने नाम के लिए और अपनी प्रसिद्धि के लिए तो सभी लोग कार्य करते हैं, पर मेरे जो गुरु थे, मेरे जो पूर्वज थे या पिता थे, उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो भी कार्य करो उसमें प्रसिद्धि से दूर रहकर अगर करोगे तो एक लंबा समय मिलेगा। आज आप सब लोगों के साथ मैं पिछले 34 वर्षों से जो ये कार्य कर रहा हूँ, और आज आपकी नज़र मुझ पर पड़ी, ये मेरे लिए सम्मान ही है। वैसे विभिन्न अवसरों पर अपनी कार्यशैली और अपने उत्कृष्ट कार्य के परिणाम स्वरूप रेलवे ने भी मुझे विभिन्न अवसरों पर सम्मानित किया है, और जिसमें प्रमाण पत्र और विभिन्न नगद पुरस्कार भी मुझे प्राप्त हुए हैं। और मैं विभिन्न मंडलों में रहकर जब कोटा आया तो उससे पहले मेरे पास काफ़ी पुरस्कार और वो थे साहित्य सेवा और समाज सेवा के क्षेत्र में। अभी कोटा में ही विभिन्न संस्थाओं द्वारा मुझे सम्मानित किया जाता है, जिन लोगों की नज़र पड़ जाती है। बाकी आगे भी इसी तरह के मेरे प्रयास जारी रहेंगे, और मैं आगे भी इसी क्षेत्र में लगा रहूं। परमात्मा से प्रार्थना है कि मैं अपने इस गतिविधियों को ना छोड़ूं। जैसा कि भगवान श्री रामचंद्र जी की रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, और तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग।
अच्छे लोगों का साथ ही मेरे लिए पुरस्कार है। अच्छे लोगों का एक पल का अगर साथ भी मिल जाए जो हमारे जीवन शैली को और जीवन के उद्देश्यों को एक सार्थक दिशा में ले जाए, यही मेरे लिए कोटा शहर वालों का सबसे बड़ा प्रसाद और उनका आशीर्वाद है। उत्तम विचार हैं दीपक जी आपके। रामचरितमानस प्रश्नोत्तरी पर भी आपने काम किया, क्या है ये? रामचरितमानस वैसे तो एक भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक अपूर्व एक पथ प्रदर्शक के रूप में ग्रंथ माना गया है और हम सभी भारतवासी उससे अभिभूत और प्रेरित हैं। मैं भी उनसे अछूता नहीं हूँ। रामचरितमानस के ऊपर हम लोगों ने अपना भी साहित्यिक सेवा के रूप में, हमारे यहाँ जो प्रहरी की संरक्षक हैं डॉक्टर मनोरमा सक्सेना, उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर शोध किया है और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने कोटा शहर में पहली मानस प्रतियोगिता आयोजित की थी और उसमें पूरे कोटा भर से विशिष्ट लोग और सभी लोग आमजन शामिल हुए और बाद में हमारी इस प्रतियोगिता को आधार बनाकर कोटा के कई अन्य संस्थाओं ने भी रामचरितमानस पर अपनी प्रश्नावलियाँ और प्रश्न वो हम लोगों उनके शामिल किए हैं। अभी हम लोगों की पहली रामचरितमानस प्रतियोगिता जो हमने कोटा शहर में विभिन्न 5 स्थानों पर आयोजित की थी, उसमें हम लोगों ने सामान्य प्रश्नों को उसमें समावेश किया था और 100 प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे वो प्रश्न पत्र था, जिसमें कई लोगों ने, इसमें आप जानकर आपको खुशी होगी कि अल्पसंख्यक वर्ग से भी बहुत उसमें प्रतिभागी शामिल हुए और एक तरन्नुम नाम की बालिका थी जिसने कि मुस्लिम होते हुए भी रामचरितमानस में पहला स्थान प्राप्त किया और उसको हमारी संस्था ने सम्मानित किया। बाद में वो और लोगों के लिए भी एक आदर्श बनी और अभी हम लोगों ने विगत वर्ष में राजकीय माध्यमिक विद्यालय केशवपुरा में इस तुलसी जयंती के अवसर पर हम लोगों ने ये प्रतियोगिता आयोजित की थी। विगत वर्ष तुलसी जयंती पर हम लोगों ने बालकों के लिए और इसके अलावा जो स्कूल के जो अध्यापक और अन्य स्टाफ था उनके लिए, और मुझे देखकर खुशी हुई कि जितना उत्साह बालकों में था वो बालकों का उत्साह उनके अध्यापक ग्रुप से अधिक था। उनके अध्यापक वर्ग में जो शामिल हुए वो लोग शायद कुछ प्रश्नों पर अटक गए, लेकिन जो छात्र छात्राएं थे जो 10वीं क्लास तक के बालक बालिका थे 5वीं क्लास से, उन लोगों ने अधिक उत्साह से भाग लिया और हमारी संस्था ने उनको सब भी बच्चों और अध्यापकों को पुरस्कृत किया। हमारा साहित्यिक क्षेत्र में हमारा एक ये भी कार्य रहता है कि जो विभिन्न गतिविधियों में विभिन्न धार्मिक पुस्तकें हैं रामचरितमानस जैसी, उनको भी हम आधार बनाकर समाज में प्रचार और प्रसार करने की कोशिश करते हैं। दीपक जी, जाते जाते एक कविता हमारे दर्शकों को सुनाएं। आप जब भी बात करते हैं धर्म जाति भाषा की, क्यों नहीं बात करते हैं कभी तोला रत्ती माशा की। वाह, बहुत बढ़िया। आप जब भी बात करते हैं धर्म जाति भाषा की, क्यों नहीं बात करते हैं कभी तोला रत्ती माशा की, क्योंकि कुछ लोग घर बैठे ही बैठे तोला नहीं बल्कि किलो तक पा जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। क्योंकि कुछ लोग घर बैठे ही बैठे तोला नहीं बल्कि किलो तक पा जाते हैं और कुछ लोग रत्ती भर पाने के लिए जवानी से सीधे बुढ़ापे में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। कुछ लोग रत्ती भर पाने के लिए जवानी से सीधे बुढ़ापे में आ जाते हैं। इस सामाजिक विसंगति को परमात्मा दूर करे और उन सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हों और वो आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ें, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। ये थे हमारे साथ रेलवे में CTI साहित्यकार, प्रहरी साहित्यिक और सामाजिक संस्था के सचिव दीपक शर्मा जी। इन्होंने साहित्य गतिविधियों में जो कुछ लिखा वह बहुत जल्दी प्रकाशन के रूप में आप सबके सामने आएगी। साथ ही ये एक पुनीत कार्य कर रहे हैं, इनके संस्था पुनीत कार्य कर रही है। असहाय लोगों और निर्धन और वृद्ध जने, उनके लिए भी सेवा का इनका भाव रहता है। आज ही हमारे स्टूडियो में पधारे
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।